राकेश सिन्हा जी, आपने देखा किस तरीके का यहाँ पर आर पार सा ये नज़ारा देखने के लिए मिल रहा है। मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ सर कि आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर देश को बड़ा संदेश देना था, जो सेना ने दिया भी, देश पूरा मजबूती के साथ एकजुट रहा, लेकिन उसके बाद ये जिस तरीके की बयानबाजी आ रही है तो साफ तौर पर राजनीति हो रही है सर। और अगर विपक्ष की तरफ से सवाल पूछा जा रहा है तो जाहिर सी बात है उसमें भी जिम्मेदारी होनी चाहिए, विपक्ष को भी जिम्मेदारी पूर्ण तरीके से सवाल पूछने चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ से विपक्ष ये कह रहा है कि साहब अगर हम सवाल पूछ रहे हैं तो उसका जवाब दो। विपक्ष अगर सवाल पूछ रहा है तो सीधे सीधे पाकिस्तान परस्त हो गए, ये कायर हो गए। ये सर संवाद का स्तर इतना गिर क्यों रहा है? हम सवालों से बच रहे हैं क्या कुछ छुपा रहे हैं हम? नहीं, संवाद का स्तर तो पूरी भारतीय राजनीति में गिरी हुई है, उस पर मैं विमर्श नहीं करूंगा जी। लेकिन जो बात मैं कहना चाहता हूं ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जी, कि पूरी दुनिया में आतंकवाद एक समस्या है और यूनाइटेड नेशन इस बात को बार बार रख रहा है। सही। दुनिया का कोई देश नहीं है, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, फ्रांस हो, अमेरिका हो, इजराइल हो, फिलिस्तीन हो, किसी न किसी रूप में आतंकवाद से प्रभावित है। इस ऑपरेशन सिंदूर का क्या महत्व है, इसको हमें और हमारी पार्टी के साथ साथ विपक्ष को भी समझना पड़ेगा। 9/11 की एक घटना हुई थी अमेरिका में, उसके बाद अमेरिका ने ताकत का प्रयोग करके पाकिस्तान के अंदर घुसकर आतंकवादियों को मारा था और भारत ने भी ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा आतंकवादियों को मारा। दोनों में क्या बुनियादी अंतर है? यह बुनियादी अंतर नरेंद्र मोदी जी की उस दृष्टि को दिखाता है, जो दृष्टि आज पूरे दुनिया में आतंकवाद के रोकने पर, आतंकवाद को परास्त करने के विमर्श को बदल देगा। देखिए, अमेरिका ने ताकत का तर्क दिखाया, हमारे पास ताकत है, हम कुछ भी कर सकते हैं। भारत ने तर्क की ताकत से आतंकवाद को मारा कि हमारा उद्देश्य था कि आतंकवाद को ध्वस्त करना, और ध्वस्त करने में विचार और व्यवहार दोनों में हमने समानता रखी। इसीलिए पाकिस्तान को आगाह किया गया कि हम तुम्हारे संप्रभुता पर नहीं, हम तुम्हारी संप्रभुता को समाप्त करने के लिए नहीं, तुम्हारे सिविलियन को, सिविल अड्डे को समाप्त करने नहीं, हम आतंकवाद की इस फैक्ट्री को समाप्त करने पुरुषार्थ की तरह आ रहे हैं। डंके की चोट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिहार में घोषणा की और डंके की चोट पर हमने उसे बताकर उसके घर में जाकर हमने आतंकवादियों को मारा। ये दोनों में अंतर है, 9/11 में और ऑपरेशन सिंदूर में अंतर है। यह एक तर्क के साथ गए कि दुनिया के लिए आतंकवाद खतरनाक है, और आतंकवाद को प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस प्रकार से भारत में पहले जो कार्रवाई हुई और अब की कार्रवाई में एक अंतर समझिए। पहले हम डेटरेंस का मतलब होता है रोकने के लिए करते थे, हर आतंकवादी घटना को हम स्थानीयता की नज़र से देखते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो एक बात कही, जो आर्मी ने, हमारी कुशल आर्मी ने, हमारे देशभक्त आर्मी ने जिसको लागू किया। राकेश सर, आप ये कह रहे हैं सर कि जिस बयान को लेकर मैं यहाँ चर्चा करने के लिए बैठी हुई हूँ, उस बयान के परिप्रेक्ष्य में आप ये कह रहे हैं कि साहब हमने कहकर मारा, इसे इस संदर्भ में समझना चाहिए, ये मजबूत हिंदुस्तान है। मैं अपनी बात पूरी कर दूं। एक तो डिटरेंस से आगे बढ़े, डिटरेंस का मतलब होता है जो अंतर्राष्ट्रीय ये सुरक्षा में लागू होता है। डिटरेंस मैंने किसी चीज को रोकने के लिए, भविष्य में नहीं हो। ये डिटरेंस के आगे मोदी जी बढ़ गए कि हम डिटरेंस नहीं, हम आतंकवाद को जड़ मूल से मिटा देंगे। और इसलिए उन्होंने कहा ऑपरेशन सिंदूर कोई समय सीमा में बंधा ऑपरेशन नहीं है, कोई स्थानीय घटना से बंधा ऑपरेशन नहीं है, और दुनिया को एक मैसेज दिया कि किसी भी जगह पर यदि आतंकवादी हमला होता है तो हमला करने वाले देश को युद्ध की तरह खिलाफ युद्ध माना जाए। यह एक जो कहते हैं किताब का प्राकथन है। ठीक है। एक दूसरी बात मैं इसको पूरा कर दूं। देखिए एक ऑपरेशन सिंदूर की क्या उपलब्धि हुई। पहली उपलब्धि हुई कि पूरी दुनिया को यह संदेश गया कि भारत की एक ताकत है। आज जो बड़े दुनिया के राष्ट्र हैं, ताकत है, लेकिन राहुल गांधी जो चलनी की तरह हैं, कांग्रेस पार्टी चलनी की तरह है। पूरा कश्मीर को हिंदू मुक्त कर दिया गया, पूरे कश्मीर को सुनियोजित तरीके से हिंदुओं को जब मार भगाया गया और आतंकवादियों को मानवाधिकार से महामंडित किया जाता था, कांग्रेस का शासन हुआ करता था, तो कांग्रेस पार्टी क्या कर रही थी? और राष्ट्रीय नेशनल एग्जीक्यूटिव पर सवाल पूछ रहे थे। इसलिए साजिया ने ठीक कहा, यहाँ एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक नेतृत्व है, उस नेतृत्व में कैबिनेट के फैसले होते हैं, वो कम्युनिकेट होता है। पहले तो पता ही नहीं था कि सोनिया जी फैसला करती है कि मनमोहन सिंह जी फैसला करते हैं। राष्ट्रीय सलाहकार समिति क्या था? ये सुपर कैबिनेट की तरह काम कर रहा था। एक और जो आप शिमला समझौते की बात कर रहे हैं, आलोक जी उत्तर दीजिए कि इंदिरा गांधी जी ने शिमला समझौते में जो लगभग 8,000 स्क्वायर किलोमीटर भारत की सेना ने जमीन जब्त कर ली थी, वो तो जेनेवा पैक्ट के अंदर नहीं आता था। आर्मी जो सरेंडर किया उसको लौटाना जेनेवा पैक्ट के अंदर था, हमने साइन किया था, वो हमारी बाध्यता थी और हमने ऐसा किया है। लेकिन वो 8,500 किलोमीटर जमीन हमने क्यों लौटाई?
क्या पाकिस्तान से हमने शर्त क्यों नहीं रखी? क्या बाध्यता थी आपकी? किसके दबाव में कांग्रेस पार्टी ने शिमला समझौता में यह बिना शर्त का जमीन लौटा दी थी? जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ समझौते में तब कैबिनेट से क्यों नहीं पूछा गया? और एक बात मैं और कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी उन सभी चीजों को जब हम रसिया से खरीदते थे, तब रफेल जब हम खरीदे तब सवाल पर सवाल करके जा रहे थे। ठीक है सर। और ये सवाल के प्रवचन नहीं है आलोक जी। राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों में कांग्रेस पार्टी का व्यवहार देशभक्त के तरह व्यवहार नहीं है। कांग्रेस पार्टी अनुमान लगाती थी कि भारतीय बड़ी बात कही है विदेश मंत्री का बयान, और उस बयान को लेकर आपने लब्बो-लुबाब ये निकाला बात का कि साहब हमारी ताकत है, हमें मैसेजिंग करनी थी तो हमने कहकर मारा। अनवर पाशा, हमने कहकर मारा और ऐसा मारा कि पाकिस्तान घुटनों पर आया, तो फिर इस पे दिक्कत क्या है? अनवर पाशा जी, रोमाना जी, देश ये जानना चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी को आतंकवादियों से इतनी हमदर्दी क्यों है। अभी जो हमारे विदेश मंत्री ने बयान दिया कि हमने उनको बता करके पहले ही, उसके बाद हमने हमला किया, ये बड़ा यूनिक सिचुएशन है। आतंकवादियों ने क्या हमसे अनुमति लेकर के हमारे पुलवामा में और हमारे पहलगाम में हम पर अटैक किया था? हमसे अनुमति लेकर किया था? क्या सरकार को बताकर हमला किया था? आतंकवादियों को अगर आप पहले बता देंगे, आतंकवादियों को पोसने वाले कुव्वत को, पाकिस्तान को पहले बता देंगे कि हम अटैक करने जा रहे हैं, तो कौन वहां बैठा रहेगा अपने उस ट्रेनिंग सेंटर में? ये एक तरह से आतंकवादियों के हित में ये काम किया है कि उनको पहले बता दिया ताकि वो पहले सुरक्षा अपनी कर लें, पहले पहुंच जाए सुरक्षा अपनी, वो दूसरी जगह शिफ्ट हो जाए। ये बहुत ही शर्मनाक है। 22 अप्रैल को जो कुछ हुआ पहलगाम में, जाहिर है कि बहुत ही जघन्य एक तरह से हत्या थी, पूरा देश स्तब्ध था, आज भी स्तब्ध है। उस वक्त से लेकर के पूरे देश ने एकजुटता दिखाई। भाजपा उसको हिंदू मुस्लिम करना चाहती थी, लेकिन पूरे देश ने उसको नकारते हुए एकजुटता दिखाई। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पाकिस्तान के खिलाफ लोग खड़े थे, आतंकवादियों के खिलाफ खड़े थे कि एक्शन लिया जाए। और हमारा देश ये कहता है कि हम पहले बताएंगे, उसके बाद एक्शन लेंगे, आतंकवादियों को उसके बाद मारेंगे। ये अजीब सी स्थिति है, अजीब सी पॉलिसी है। ऐसी पॉलिसी के कभी पहले थी? वो कह रहे हैं कि हम भारत को हमने, ठीक है, हमारा पराक्रम है, हमारे फौज का, हमारी सेना का पराक्रम है, उसको सलाम, उसको नमन। लेकिन अभी राकेश जी जो कह रहे थे कि भारत को ने दिखा दिया कि विश्व को हम बड़ी ताकत हैं। अरे भाई, बड़ी ताकत तो हमने बहुत पहले दिखा दिया था, 1971 में दिखा दिया था। पाकिस्तान को हमने सबक सिखा दिया था, उसके 2 टुकड़े कर दिए थे। आज हमने ऑपरेशन सिंदूर के बीच में हमने जिस तरह से सेना के मनोबल को गिराया है और अचानक हमने सीज फायर कर दिया अपने आका अमेरिका के कहने पर, ये क्या मैसेज दिया हमने दुनिया को? किस तरह की पॉलिसी हम अपनाए हुए इस वक्त? हमारी ये ढुलमुल पॉलिसी जाहिर है कि न तो आतंकवाद को खत्म कर सकती है और न पाकिस्तान को कोई सबक सिखा सकती है। भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं निकाल रहे हैं क्या? आज तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, तिरंगा में नाक पोंछ रहे हैं, तिरंगा से अपमान कर रहे हैं तिरंगा का। भारतीय जनता पार्टी के मंत्री सेना का अपमान कर रहे हैं, उस बहादुर वीरांगना का अपमान कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि सेना जो है मोदी जी के चरणों में बिछी हुई है। ये किस तरह की भाषा बोल रहे हैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग? किस तरह का मनोबल हमारे देश के सेना का बढ़ा रहे हैं? ये किस तरह से हमारे देश को विश्व में विश्व गुरु बना रहे हैं? ठीक है, हम मैं जवाब अमेरिका के कहने पर झुक जाते हैं, सीज फायर कर लेते हैं और उसके बाद हम ये कहते हैं कि हमने पहले बता दिया था, उसके बाद हमने अटैक किया। ठीक है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।